अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नौ बच्चों, आज हम लोग हमारा क्रैश कोर्स 2026 का चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और इंशाल्लाह ये है कि आज और कल इंशाल्लाह ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर हमारे 10 चैप्टर हो जाए। अभी कैसे होंगे, क्या होंगे पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हमको कोशिश करना है ना। सबसे पहले कि एनिमल किंगडम का जो सबसे अहम और बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि जानवरों की जो दर्जाबंदी की गई है, यानी एनिमल की जो क्लासिफिकेशन की गई है, उसकी बुनियाद क्या है। तो हम यहाँ पर उन बुनियादों की बात करेंगे कि कौन कौन सी है। अब आमतौर पे सवाल ये आता है कि जानवरों की दर्जाबंदी की जरूरत क्यों होती है। तो आप अगर देखेंगे तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे जानदार हैं, और दूसरी ये साइड में है, यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड है, यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड है, यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड है, यहाँ पर देखिए चुनिंदा। तो इस तरह से अगर आप देख रहे होंगे तो इस वाली इमेज के अंदर आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन सा जानदार है उसको याद रखना। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत आसानी से इनको कैटेगरी लेवल पर याद रख सकते हैं। आप इनको कहेंगे कि ये सब कौन है, इंसेक्ट्स है। इनकी बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये सब समंदरी है। इनकी बात करेंगे तो आपको देखने को समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे परिंदे यानी उड़ते। और इनको देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब मैमल है, मैमेलिया है। तो दर्जाबंदी से फायदा क्या हुआ, दर्जाबंदी से पहले ये हुआ कि आपको एक बात समझ में क्या कि जानवरों की जो साख्त है और उनकी शक्ल जो है उसके अंदर बेपनाह तनु है, बेपनाह डाइवर्सिटी है। अलग अलग किस्म के इनकी साख्त है, अलग अलग किस्म की इनकी शक्लें हैं। इसी तनु के बावजूद कुछ बुनियादी जिस्मानी खुसूसियात है जो जब तमाम जानदारों के अंदर क्या देखने को मिल रही है, मुश्तरक। यानी मान लो अगर इंसेक्ट को और समंदरी मछलियों को और परिंदों और मैमल्स को देखकर अगर आपको लग रहा है कि इनके अंदर जो निज़ाम है, निज़ाम हाजमा या निज़ाम इस्तेखराज, या इनके अंदर जो ब्रेन सिस्टम है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि यार ये कुछ वर्क ऐसे है जो एक जैसे सेम है, और इनमें थोड़ा बहुत क्या है, फर्क है। तो कुछ चीजें इनके अंदर है जो कॉमन है और कुछ चीजें हैं जो इनके अंदर अलग अलग है। नतीजे में ये होगा कि आप उन सारे जानदारों को जो एक जैसे साख्ते बता रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख देंगे, और जो अलग अलग साख्ते बता रहे हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। नतीजे में अब उनको समझना, उनको याद रखना, उनके काम, उनका काम, उनका इस्तेमाल अब आपके लिए क्या हो गया, आसान। फिर ये जो मुश्तरका खुसूसियात वाले जानवर है उनकी आप क्लासिफिकेशन करेंगे और उनको बुनियादी किरदार अदा करती है। इनकी मदद से लाखों जानवरों का साइंसी मुताला इंतहाई आसानी से और मुनज़्ज़म तरीके से क्या हो गया, आपके लिए मुमकिन हो गया। ना अब दर्जाबंदी के आम तौर पे एनसीईआरटी के अंदर जो है वो 5 दर्जाबंदी के उन्होंने क्या दिए, उसूल दिए। और उन उसूलों में कौन है, सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा वो है बॉडी सिमेट्री, तीसरा वो है जिनेनी तह यानी जर्म लेयर, फिर उसके बाद है चौथा वो है उनका जिस्मानी कहवा, और पांचवा छठा आप उसको कह सकते हैं आसाबी और जिस्मानी निज़ाम। यहाँ पर एक जो चीज छूटी हुई है जो एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है वो है नोटोकॉर्ड। कौन है, नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, कैसी होती है, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो दर्जाबंदी के अंदर कुछ बुनियादी उसूल है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी स्टडी करके उनको अलग अलग कैटेगरी में, क्लासिफिकेशन में, क्लास में रखा गया। नाउ तंजीम के दर्जात की अगर पेचीदगी की बात करते हैं तो इनकी पेचीदगी में हमको धीरे 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 क्या मिलेगा, इजाफा देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं ऑर्गन की, तो अब इनके ऑर्गन तंजीम की अगर बात करते हैं, यानी सिस्टम की बात करते हैं, तो इनके अंदर पेचीदगी किस लेवल से स्टार्ट होती है। तो सबसे आसान लेवल है सेलुलर यानी सेल लेवल, और सेल लेवल से फिर वो जाती है टिश्यू लेवल, टिश्यू से जाती है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन से जाती है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसका मतलब ये है कि जानदारों के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, तंजीम की दर्जाबंदी है, पेचीदगी का जो नज्म है या उनके अंदर पेचीदगी किस तरह से है। तो एक तो उनकी सिंपल जो लाइफ है, जो आसान लाइफ है, वो है खलवी लाइफ, और धीरे 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 वो जाएंगी उजूवी लाइफ, उजूवी सिस्टम। तो यहाँ पर सेलुलर, उसके बाद टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन
सिस्टम लेवल, इसका मतलब है तंजीमी लेवल पर अगर बात करते हैं तो जानदारों को 4 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, जिसमें से हम कहते हैं कि एक खलवी दर्जाबंदी, खलिए का निज़ाम, दूसरा टिशू का निज़ाम या बाफ्ती निज़ाम, तीसरा आज़ा का निज़ाम और चौथा होता है ऑर्गन सिस्टम यानी उज़वी निज़ाम का निज़ाम। तो इस तरह से इसको याद रखना है। अब खलिए का यहाँ पर क्या होता है, सेलुलर लाइफ की अगर बात करें तो खलियात का यहाँ पर एक ढीला मजमूआ होता है और यहाँ पर कोई हकीकी टिश्यू नहीं होता, यानी इनका जो जिस्म होता है उस जिस्म को बनाने वाले सिर्फ कौन है, खलिए के गुच्छे है, खलिए के बंच है, खलिए के ग्रुप है, वहां पर कोई स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू नहीं है। अब खलिए का ग्रुप होने का मतलब क्या है कि सारे खलिए अपना अपना काम अलग अलग करेंगे, ठीक है, वो बस एक दूसरे के साथ आके क्या हुए, एग्रीगेट हुए हैं, जुड़े हुए, बट उनके बीच में कोई भी नज्म बना हुआ नहीं है, ठीक है। इसकी मिसाल कौन है, इसकी मिसाल है स्पॉन्जीज। दूसरा टिश्यू, खलियात क्या करते हैं, खलियात मिलकर बनाते हैं टिश्यू, यानी इनके बीच में अब क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, बॉन्डिंग होती है, और हर टिश्यू जो होता है इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक काम करेगा, कुछ मखसूस काम करेगा, कुछ स्पेशल काम करेगा। इसकी एक मिसाल है सिलेंट्रेट और दूसरी मिसाल है निडेरिया, सॉरी टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेट को निडेरिया बोला जाता है, दूसरी मिसाल है टीनोफोरा। तीसरा मुख्तलिफ टिश्यूज है, वो टिश्यूज मिलकर क्या बना देते, आसा बना देते। इसकी मिसाल कौन है, इसकी मिसाल है प्लेटी हेलमिंथेस। और चौथा जो उज़वी निज़ाम है, आज़ा मिलकर एक मुकम्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम उनका बनाते हैं। उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें आते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो इस तरह से इसके अंदर ये सारी मिसालें शामिल है। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि एनिमल को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसके अंदर पहली जो क्लासिफिकेशन के लिए उसूल हम इस्तेमाल करते हैं वो तंजीम की दर्जाबंदी है, और तंजीम की दर्जाबंदी 4 ग्रुप में की जाती है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ना। दूसरी जो दर्जाबंदी इनके पास है, या फिर हम ये कहेंगे कि इनके उज़वी निज़ाम के अंदर, जिसको हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल बोला है, तो ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो एक ऑर्गन सिस्टम होता है निज़ाम हाज़मा, एक ऑर्गन सिस्टम होता है निज़ाम इस्तिखराज, एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं क्या बोलेंगे उसको, न्यूरल सिस्टम, असबी निज़ाम। तो इस तरह से हमारे जिस्म के जो एनिमल होते हैं, एनिमल के जिस्म के अंदर इस तरह से 6 निज़ाम होते हैं। उन 6 निज़ाम में से एक निज़ाम की यहाँ पर हम मिसाल पढ़ रहे हैं, और वो कौन है, वो है निज़ाम हाज़मा, ठीक है ना। हो निज़ाम हाज़मा जो होता है जानदारों के अंदर, उसको 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। निज़ाम हाज़मा को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है, एक होता है जिसको बोला जाता है नामुकम्मल, और एक होता है जिसको बोलते हैं मुकम्मल। नामुकम्मल निज़ाम हाज़मा में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर एक सुराख होता है, और यही सुराख मुंह का और यही मुखाद यानी एनस, तो माउथ और एनस ये दोनों भी जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग एक ही होती है। अगर किसी जानदार के अंदर इस तरह का है तो उस निज़ाम को बोला जाता है इनकम्प्लीट। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ से खाना जाएगा भी और यहीं से वेस्ट मटेरियल भी बाहर आएगा, तो इसका मतलब इनके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, एक ही होल है, एक ही सुराख है, और एक ही होल और एक ही सुराख, ये खाना अंदर भी लेगा और इसी से वेस्ट मटेरियल बाहर भी आएगा। तो इसको बोला जाता है नामुकम्मल सिस्टम। और ये जो नामुकम्मल निज़ाम होता है, इसका मिसाल कौन है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। जबकि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर माउथ और जिनके अंदर एनस यानी मुखाद, ये दोनों अलग अलग है। माउथ के थ्रू खाना अंदर जाएगा और मुखाद के थ्रू वेस्ट मटेरियल फुजला बाहर जाएगा, तो 2 अलग अलग ओपनिंग है। अगर इस तरह से है तो उसको बोला जाता है मुकम्मल निज़ाम। 2 अलग अलग सुराख होते हैं, एक सुराख होता है मुंह और एक होता है मुखाद। तो बेसिक बुनियादी चीज याद रखना है कि जो तंजीम की दर्जाबंदी है, उनके बॉडी का जो पेचीदगियां है, उस पेचीदगियों के अंदर जो हायर लेवल की पेचीदगी है, जो सबसे ज्यादा बड़ी पेचीदगी है, जिसको उज़वी निज़ाम का निज़ाम बोला जाता है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको 2 और निज़ाम देखने को मिलते हैं, स्पेशली निज़ाम हाज़मा में। एक मुकम्मल निज़ाम हाज़मा है, एक नामुकम्मल निज़ाम हाज़मा है। नामुकम्मल क्यों बोला जा रहा है, जब उसके अंदर एक ही सुराख है और वो दोनों भी काम कर रहा है, उसी वो माउथ का यानी मुंह का भी किरदार कर रहा है, और वो एनस यानी मुखाद का, मुंह का जब वो किरदार करेगा तो ग़िज़ा अंदर जाएगी, और जब मुखाद का करेगा तो ग़िज़ा यानी वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा।
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जानदार भी है जिनके अंदर दो अलग अलग सुराख है, एक के जरिए खाना अंदर जाएगा, दूसरे के जरिए फुजला बाहर आएगा, तो इसको बोला जाएगा मुकम्मल निजाम, जैसा हम इंसानों के अंदर है। ठीक है। दूसरी एक और मिसाल हमने लेना है, वो है निजाम दौरान खून। निजाम दौरान खून के अंदर दो टाइप है, एक जो निजाम दौरान खून है उसको बोला जाता है खुला निजाम दौरान खून, और दूसरा वाला है उसको बोला जाता है बंद निजाम दौरान खून। खुला निजाम दौरान खून और बंद निजाम दौरान खून, इसका क्या कंसेप्ट है? तो याद रखिए कि जानदारों के जिस्म के अंदर खून है उसका दौरान होता है। अब ये जो खून है इसका दौरान कैसे हो रहा है, उसकी बुनियाद पर निजाम दौरान खून को दो ग्रुप में तकसीम किया है। अगर खून का दौरान बंद खून की नालियों के जरिए अगर हो रहा है, यानी शरियान और वरीद के जरिए होता है, तो उस वक्त उसको बोला जाता है बंद दौरान खून का निजाम। लेकिन अगर खून का दौरान खून की नालियों के बजाय जिस्म के अंदर मौजूद खाली जगहों के जरिए, खुली जगहों के जरिए, खोखली जगहों के जरिए अगर होता है, तब उसको बोला जाता है खुला निजाम दौरान खून। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम को समझाया है ना, तो आप अगर देखेंगे तो पहली वाली डायग्राम में क्या है कि मान लीजिए ये खून है और ये खून इस खुले हुए सिस्टम से बह रहा है। दूसरे में अगर देखें तो खून जो है ये नलियों के जरिए बह रहा है, क्लोज सिस्टम के जरिए बह रहा है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला निजाम दौरान खून, बंद निजाम दौरान खून। तो खून शरियानों से बाहर खुली जगहों में आजादाना बहता है, और बंद निजाम खून के अंदर क्या होता है, खून हमेशा नालियों यानी वेसल के अंदर क्या होता है, बंद गर्दिश करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है और दौरान करता रहता है। तो याद रखना है कि जानदारों के अंदर दर्जाबंदी के 5 उसूल है। 5 उसूल में से पहले उसूल की हमने बात की। पहले उसूल में हमने कहा कि 4 लेवल होती है, एक खलवी लेवल होती है, एक टिश्यू लेवल होती है यानी बाफ्ती लेवल होती है, एक उजूवी लेवल होती है और एक उजूवी निज़ाम की लेवल होती है। और उजूवी निज़ाम में भी पेचीदगियां है, उजूवी निज़ाम में भी बहुत सारी पेचीदगियां। उसके लिए हमने दो मिसाल लिए, एक हमने निज़ाम हाजमा के लिए और एक निज़ाम दौरान खून की मिसाल ली ना। अब बॉडी सिमेट्री, जिस्मानी तश्कील, जितने भी जानदार है उन जानदारों के अंदर हमको जो बॉडी सिमेट्री है वो दो तरह की दिखती है। अब बॉडी सिमेट्री क्या है? बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी जिस्म से एक लाइन बनाते हैं, एक खत बनाते हैं, तो उस खत की वजह से वो जो जिस्म है वो दो इक्वल हाफ में, दो इक्वल पार्ट में, दो आधे आधे बराबर हिस्सों में तकसीम होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी की सिमेट्री, ये बॉडी की जो शक्ल है ये असिमेट्रिकल है, गैर मुतशाकिल है, बराबर नहीं है। लेकिन अगर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है तो हम बोलेंगे तशाकुली है, यानी हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल है, बराबर है ना। अब यहाँ पर मिसाल देख लीजिए कि जिस्मानी तश्कील, जिस्मानी तशाकुल दो तरह के हैं, एक को आप बोल रहे हैं मुतशाकिल और दूसरे को आप बोल रहे हैं तशाकिल। एक को बोल रहे हैं आप असिमेट्रिकल, दूसरे को बोल रहे हैं आप सिमेट्रिकल। अब असिमेट्रिकल में क्या होता है? असिमेट्रिकल में ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एक लाइन खींचा तो यहाँ पर दो बराबर हिस्से नहीं बने, यहाँ से लाइन खींचा तो दो बराबर हिस्से नहीं बने, यहाँ से लाइन खींचा तो भी दो बराबर हिस्से नहीं बन रहे। एक हिस्से में एक बार ज्यादा आ रहा है, दूसरे हिस्से में दूसरा बार कम आ रहा है। नतीजे में ये हो गया कि जिस्म को किसी भी महवर से दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, किसी भी लाइन से जिस्म को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। तब हम कहेंगे कि ये जो सिमेट्री है ये सिमेट्री असिमेट्रिकल है, गैर मुतशाकिल है। और इसकी मिसाल कौन है? इसकी मिसाल है स्पॉन्जीज। कौन है? स्पॉन्जीज। दूसरा है तशाकुली। अब तशाकुली में भी दो टाइप है। तशाकुली का एक जो टाइप है उसको बोला जाता है रेडियल और दूसरे को बोला जाता है बायलैटरल, दो तरफा ना। रेडियल में क्या होता है? रेडियल में यह होता है कि मरकजी महवर से गुजरने वाली कोई भी लकीर, एनी लाइन, कोई भी लाइन हो, अगर वो मरकज से गुजर रही है तो उसकी वजह से जिस्म दो बराबर हिस्सों में क्या हो जाता है? बांट दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। तब आप इस कंडीशन में उसको बोलते हैं रेडियल। रेडियल क्यों बोलते हैं? जिस तरह से सूरज की रोशनी होती है और वो हर डायरेक्शन में जाती है, सूरज की रोशनी होती है वो हर डायरेक्शन में जाती है, रेडियली घूमती है, गोल गोल, यानी हर सिमत में वो चले जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है रेडियल। कि आप किसी भी लाइन में, किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींचो, उसकी वजह से वो जो एनिमल है उसका जिस्म दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तब उसको बोला जाता है रेडियल।
फिर कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री, बाय का लेटरल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन है, उस एक ही लाइन की वजह से उसका जिस्म दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकता है। एक से ज्यादा लाइन की मदद से उसका जिस्म दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होता। बाय क्यों बोला जा रहा है, बाय का मतलब हो गया दो, लैटरल का मतलब क्या होता है, लैटरल का मतलब होता है आजू बाजू, यानी दो ही हिस्सों में ये तकसीम हो सकता है, इससे ज्यादा ये तकसीम नहीं हो सकता है। तो दो बराबर हिस्से एक ही बार बनेंगे, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ एक खास महवर होगा, सिर्फ एक खास महवर होगा जिसकी वजह से जिस्म दाएं और बाएं दो बराबर हिस्सों में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। अब रेडियल सिमेट्री की मिसाल कौन है, रेडियल सिमेट्री की मिसाल है सिलेंड्रेट, इकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा। ठीक है, ये तीन बातें याद रखना, यहाँ पर एक मिसाल नहीं। दूसरा एनेलिड, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब के मामले में हम पढ़ेंगे कि ये सब इसमें आते हैं, बायलेटरल में आते हैं। एक और हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट और इकाइनोडर्मेटा का लार्वा, इन दोनों के मामले में हम आखिर में एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमको कुछ यूनिक चीज देखने को मिलती है। क्या यूनिक चीज देखने को मिलती है कि अगर इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट की बात करें तो वो होता है रेडियल, और उसके लार्वा की अगर बात करें तो वो होता है बायलेटरल। ये हम आखिर में पढ़ेंगे, इसको मैं और वहां पर याददानी करूंगा, बट अभी याद रखना है कि जानदारों को जिस्मानी तशाकुल की वजह से, बॉडी सिमेट्री की बेसिस पर दो कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, गैर तशाकुली, तशाकुली। तशाकुली में भी दो टाइप, कौन से, शुआई तशाकुल, दो तरफा तशाकुल। शुआई तशाकुल का मतलब है रेडियल, और दो तरफा तशाकुल का मतलब क्या, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बायलैटरल। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने 11th 12th को पहले से नहीं पढ़ा है तो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वो आपके लिए अभी नहीं है, न्यू है। नहीं होने की वजह से आपको अगर ये कंसेप्ट याद नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो क्रैश कोर्स के अंदर हमको दौड़ना ही पड़ता है, तब जाके हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये चीज अभी नहीं समझ रही है या नहीं समझ में आया, आप बाद में मेरे को पूछ लो, बाद में मैं इसको और क्लियर कर लूंगा, लेकिन आपने सवाल करना है। बाद में जब आप इसको यूट्यूब पर देखेंगे तो यूट्यूब में कमेंट कर कर पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ना, अब तीसरी चीज वो है जुनैनी तह। जुनैनी तह का मतलब क्या होता है, आमतौर पर हम ये बात कहते हैं कि जब जाइगोट बनता है, यानी ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो आगे चल के जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट के अंदर बहुत सारे खलिए बनेंगे, और वो खलिए जाके अरेंज होंगे तीन लेयर में, जर्म लेयर में। यानी क्या हो रहा है कि जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर तीन लेयर बन रही है। वो एम्ब्रियो को बोला जाता है जुनैन, उर्दू में क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो को जुनैन। और उस एम्ब्रियो के अंदर कितनी लेयर बन रही है, 3, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है जुनैनी तह। और ये जुनैनी तह क्या करती है, जिस्म की बुनियादी दीवारें हैं। ये जिस्म की बुनियादी दीवारें क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यही दीवारें हैं जो आगे चल के पूरा जिस्म बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है, हमारे जिस्म के अंदर ये जितने आज़ा बने हैं, तो जब हम माँ के पेट में होते हैं तो माँ के पेट में हमारे ये आज़ा के लिए खलिए डिसाइड होते हैं, खलिए तय किए जाते हैं। और वो जो खलिए तय होते हैं वो खलिए कहाँ पर होते हैं, वो खलिए इन जुनैनी तह के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये जो खलिए है, सॉरी, ये जो लेयर है, ये जो तय है, कुछ जानदारों के अंदर ये 2 तय रहेंगी, कुछ जानदारों के अंदर ये 3 तय रहेंगी। कुछ जानदारों के अंदर ये 2 दीवारें होगी, कुछ जानदारों के अंदर ये 3 दीवारें होगी। ठीक है, अब इनके नंबर की बुनियाद पर, 2 तहों की बुनियाद और 3 तहों की बुनियाद पर इनको क्या नाम दिया गया। अगर 2 तह होती है तो उसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक या डाइप्लोब्लास्टिक। डाई का मतलब क्या होता है, 2, दूसरा है ट्राई, ट्रिप्लो या ट्राइप्लोब्लास्टिक। कितनी लेयर होगी, 3। नाउ डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 तह होती है। कौन सी 2 तह होती है, एक होती है उसको बोला जाता है एक्टोडर्म, जो कि बाहर होती है, बेरोनी होती है। दूसरी होती है एंडोडर्म, जो कि अंदरूनी तह होती है। तो आप अगर इस डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे तो सबसे बाहर एक तह है जिसको बोला जाए एक्टोडर्म, और उसके बाद ये सबसे बाहर ये है, उसके बीच में ये है, और उसके अंदर ये है, और अंदरूनी जो होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म। तो एक लेयर है एक्टोडर्म, एक है एंडोडर्म। ठीक है ना, अब इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, और उस गैप को
फिल करने का काम कुछ अनडिफरेंशिएटेड यानी अभी जिनका काम तय नहीं हुआ इस तरह के खलिये करते हैं। उन खलियों के ग्रुप को बोला जाता है मीजोग्लिया। इम्तिहान में लास्ट टाइम ये सवाल आया है, ठीक है, याद रखना है मीजोग्लिया। तो दरमियान में एक गैर खलवी तय, गैर खलवी तय क्यों बोला जा रहा है, उसका मीनिंग होता है अनडिफरेंशिएटेड, यानी अभी ये तय नहीं हुआ कि ये क्या काम करेगा, इसलिए उनको बोला जाएगा अनडिफरेंशिएटेड। जिसका काम अभी तय नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन जो किया गया है वो गैर खलवी तय, यानी ऐसे खलिये जिनका भी कोई काम तय नहीं हुआ। तो याद रखना है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के दरमियान बैरूनी तय और अंदरूनी तय, इसके दरमियान में कुछ ऐसे खलिये होते हैं जिनका काम अभी तय नहीं हुआ, उसको बोला जाता है मीजोग्लिया, ठीक है। इसकी मिसाल कौन है, इसकी मिसाल है सीलेंट्रेट। इसकी मिसाल कौन है, सीलेंट्रेट, यानी सीलेंट्रेट वो फाइलम है, वो जानदारों का ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ 2 लेयर बनती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब वो माँ के जिस्म में या माँ के जिस्म से बाहर होगा, अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस में होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर होती है 3 तह। कौन कौन सी 3 तह होती है, एक बैरूनी तह होती है जिसको हमने बोला एक्टोडर्म, दूसरी अंदरूनी तह होती है जिसको बोला जाता है एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान में एक लेयर होती है उसको बोला जाता है मीजोडर्म। तो एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। अब इसकी जो मिसाल है वो कौन है, उसकी मिसाल है प्लैटीहेल्मिन्थस और उसकी मिसाल है कॉर्डेट। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर याद रखना कि यहाँ पर जुनैनी तह की बात अगर करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर बात करते हैं, तो कुछ जानदारों के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 तह होगी, कुछ जानदारों के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 तह होगी। जिनके अंदर 2 तह होगी उनके बाहरी तह को बोला जाता है एक्टोडर्म, अंदरूनी को बोला जाता है एंडोडर्म, और उसके बीच में होते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ऐसे खलिये जिनका काम अभी तय नहीं हुआ उनको बोला जाता है मीजोग्लिया। और कुछ जानदार होते हैं जिनके अंदर 3 तह होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब एक और साख्त होती है जिसको बोला जाता है सीलोम। क्या बोला जाता है, सीलोम। सीलोम को उर्दू में हम कहते हैं अंदरूनी जिस्मानी कहफा, अंदरूनी जिस्मानी कहफा, बॉडी कैविटी। नाउ सीलोम दरअसल जिस्म के दीवार और आंत के दरमियान मौजूद खाली जगह है, यानी हमारा जो एनिमल की अगर जिस्म की बात करते हैं तो एनिमल की जिस्म की यानी जो बाहर की दीवार है और जो अंदर अंदर कौन है, आंत है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो दीवार है उसके बीच में जो गैप होगा उस गैप को बोला जाएगा, उस कहफे को बोला जाएगा, खाली जगह को बोला जाएगा सीलोम। अब कुछ जानदारों के अंदर ये गैप होता है, कुछ जानदारों के अंदर ये गैप पूरी तरह से नहीं होता है, और कुछ जानदारों के अंदर ये होता ही नहीं। तो इस बुनियाद पर उनको 3 कैटेगरी में तकसीम किया हुआ है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है, एक को बोला जाता है एसिलोमेट, दूसरे को बोला जाता है सीडोसिलोमेट, और तीसरे को बोला जाता है सिलोमेट। देखिए दोबारा बात सुनिए, सीलोम का मतलब क्या है, सीलोम का मतलब होता है जिस्मानी कहफा, खाली जगह। और ये खाली जगह कहाँ पर है, ये खाली जगह उनके जिस्म के अंदर जो बैरूनी तह है और जो अंदरूनी तह, अंदरूनी तह किसकी है, गट की। मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको इस तरह से समझाऊं कि मान लीजिए कि ये आपका जिस्म है और ये आपकी ग़िज़ा की नली है, तो ग़िज़ा की नली की ये जो दीवार है उससे लेकर आपके जिस्म की जो बैरूनी दीवार है, इसके बीच में ये जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है सीलोम। क्या बोला जाता है इसको, सीलोम। अब कुछ जानदारों के अंदर ये होती है तो उनको बोला जाता है सीलोमेट, कुछ के अंदर ये होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्लियरली दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, तो सीडोसिलोमेट। और किसी के अंदर ये होती ही नहीं है तो उनको क्या बोला जाता है, आसीलोमेट। बात क्लियर है साकिब, बात क्लियर है अबू बकर, हाफिज जी का रिवीजन हो रहा है क्या, बात समझ में आ रही है, चैट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। और कोशिश करिए दोबारा जरा एक बार सब अपने अपने वीडियो, ताकि मेरे को दिखाई दे कि आप किस तरह से लिख रहे हैं।
नाउ सबसे पहले आसिलोमेट की हम बात कर रहे हैं। आसिलोमेट में क्या होता है, जिसमें कोई कहफा, गहा या कैविटी नहीं होती। देखिए मैं बार बार यहाँ पर उर्दू में जो बहुत हैवी उर्दू है वहां पर उसको गहा बोला जाता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कैफा, ठीक है। तो याद रखना खाली जगह। उसकी मिसाल कौन है, उसकी मिसाल है प्लैटीहेलमिन्थेस। कौन है, प्लैटीहेलमिन्थेस। इम्तिहान में पूछे जाने वाला ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आसिलोमेट की मिसाल क्या है, आसिलोमेट की मिसाल कौन है, प्लैटीहेलमिन्थेस। दूसरा है सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट क्या होता है, जहां पर झूठी झूठी कहफा, झूठी कहफा का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि बोलने के लिए तो कहफा है, बोलने के लिए तो खाली जगह है, लेकिन असल में वो खाली जगह पूरी तरह से नहीं है। तो जो मुकम्मल तौर पर मीजोडर्म से ढकी नहीं होती, तब उसको बोला जाता है एश, तब उसको बोला जाता है सीडोसिलोमेट। और सीडोसिलोमेट की एक एग्जांपल कौन है, एशेलमिंथे। ये दोनों नाम है ना डायरेक्टली आपने याद रखना है, इनके अलावा कोई और मिसाल यहाँ पर फिट नहीं होती। तो सिलोमेट की सीधी मिसाल कौन है, प्लैटीहेलमिन्थेस। सीडोसिलोमेट की डायरेक्ट मिसाल कौन है, एशेलमिंथेस। अब सीलोम, सीलोम के अंदर क्या होता है, हकीकी गहा या कहफा जो मीजोडर्म से मुकम्मल तौर पे घिरी होती है, जो मीजोडर्म से क्या होंगी, मुकम्मल तौर पर घिरी हुई होंगी, उसको बोला जाता है सीलोमेट। इसकी मिसाल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, और ये सारी एग्जांपल उसकी है। अब यहाँ पर एक बात जो याद रखना है वो कि इस डेफिनेशन में दो चीजें थी, क्या, कि यहाँ पर जो सीडोसिलोमेट होती है, ये सीडोसिलोमेट की वजह से जब कहफा बनता है तो इसके अंदर जो लेयर्स बनती है उन लेयर को बनाते हैं मीजोडर्म के गुच्छे। मीजोडर्म के यहाँ पर क्या बने होते हैं, गुच्छे, ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पर होते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर सीलोम बनाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मीजोडर्म की तह मौजूद होती है, मीजोडर्म की लेयर मौजूद होती है। बुनियादी फर्क है जिसको आपने याद रखना है। दोबारा आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, सीडोसिलोमेट का डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या सीडोसिलोमेट का होता है, जिस्मानी कहफा जो मीजोडर्म के खलियों के गुच्छे से बना होता है। और दूसरा सीलोमेट, सीलोमेट में क्या होता है, जिस्मानी कहफा जो मीजोडर्म की तह से, मुकम्मल लेयर से बना होता है। तो तीन बातें याद रखना है, आसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट। आसिलोमेट में जिस्मानी कहफा बिल्कुल गायब है, वहां पर मीजोडर्म टूटी ही नहीं, मीजोडर्म सेपरेट हुई ही नहीं है ना। ये जो लेयर है ये है मीजोडर्म, मीजोडर्म यहाँ पर पूरी तरह से इंटैक्ट है, मुकम्मल है। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर मीजोडर्म तकसीम हो गई, मीजोडर्म तकसीम होके कहाँ गई, मीजोडर्म तकसीम होके आधी मीजोडर्म गट के साथ है, आधी मीजोडर्म बॉडी वॉल के साथ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मीजोडर्म है इस बीच बीच में इन्होंने क्या बना के रखे हैं, ग्रुप, क्या बना के रखे हैं, ग्रुप। यहाँ पर उन्होंने क्या बना के रखे हैं, गुच्छे बना के रखे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीजोडर्म जो लेयर है वो टूट गई। एक मीजोडर्म जो है वो बॉडी वॉल के साथ है, एक मीजोडर्म जो है वो गट वॉल के साथ है। एक मीजोडर्म अंदरूनी लेयर के साथ है, दूसरा मीजोडर्म बैरूनी लेयर के साथ है। और नतीजे में बीच में जो गैप बन गया, उस गैप की वजह से यहाँ पर एक मुकम्मल कहफा बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो गहा का मतलब अभी बताया ना मैंने साकिब, गहा का मतलब होता है कहफा, खाली जगह, गैप, कैविटी, ठीक है। ना अब इनके अंदर कुछ खुसूसी साख्तें होती हैं। दो खुसूसी साख्तें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक खुसूसी साख्ते जिसको बोला जाता है सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। दूसरी खुसूसी साख्ते जिसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। क्या बोला जाता है उसको, नोटोकॉर्ड। तो दो यहाँ पर खुसूसी साख्ते हैं, एक है जिसको बोला जाता है सेगमेंटेशन और दूसरे को बोला जाता है नोटोकॉर्ड। ना होता क्या है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है जो जिस्म है इनका, जो बॉडी है, इसको छोटे 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 हिस्सों में तकसीम किया है। जैसे अभी अब बाजू में डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे तो इस डायग्राम के अंदर आप देखिए ये कौन है, ये है हमारा सिद्धोड़, अर्थवर्म।
अर्थवर्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर आपको इस तरह से छोटे 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 क्या देखने को मिलते हैं, सेगमेंट, टुकड़े देखने को मिलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है, ये जो टुकड़े हैं, अब ये अगर किसी जानदार में है तो उस जानदार के जिस्म को बोला जाता है सेगमेंटेड बॉडी, टुकड़ों वाली बॉडी। लेकिन अगर ये टुकड़े एक जैसे हैं तो उनको बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, उसको बोला जाता है मेटामेरिज्म। क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ना, एक वर्ड है वो है मर। मर जब बोला जाता है तो मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब क्या होता है, यूनिट यानी इकाई। तो जैसा इसके बॉडी के अंदर ये एक इकाई है, ये दूसरी इकाई है, ये तीसरी इकाई है, ये चौथी इकाई है। अब ये सारी इकाइयां अगर एक जैसी है तो उसको बोलेंगे मेटा। मेटा का मतलब क्या होता है, एडवांस, यानी इतना ख्याल रखा गया कि सारे सेगमेंट एक जैसे हो, इतना एडवांसमेंट है, तो उसकी वजह से मेटा। और सेगमेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो जिस्म का बैरूनी और अंदरूनी तौर पर दोहराए जाने वाले हिस्सों यानी सेगमेंट में तकसीम होना, इस अमल को बोला जाता है सेगमेंटेशन। फिर इसमें क्या होते हैं, अंदरूनी आज़ा भी क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं, यानी हर सेगमेंट में अंदरूनी आज़ा रिपीट होगा, बराबर होगा। इस वजह से इसको बोला जाता है मेटामेरिज्म। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि इनका जो बॉडी है वो डिवाइडेड है, तकसीम है। मेटामेरिज्म का मतलब ये है कि इतना जबरदस्त तकसीम है कि जितने अजू है वो सब रिपीटेड है, एक जैसे है, और हर सेगमेंट में एक जैसे है। ठीक है, नोटोकॉर्ड, यानी आप मान लीजिए कि हमारे पास रो हाउस बनते हैं ना, रो हाउस। तो नॉर्मली रो हाउस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सबके अंदर एक जैसा पार्ट रहेगा सबके अंदर। तो रो हाउस ये मेटामेरिज्म की मिसाल है। और जो हमारे आमतौर पे घर बनते हैं तो एक घर का शेप अलग होता है, दूसरे घर का शेप अलग होता है, तीसरे घर का शेप अलग होता है। तो रो हाउसेज में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हर हाउस का जो शेप है वो एक जैसा रहे। तो वो जो भी इंजीनियर है, वो बेचारा इंजीनियर का दिमाग इतना एडवांस है कि उसने इस बात का ख्याल रखा कि इसकी दीवार अगर इतनी है तो दूसरी दीवार भी इतनी रहे, इसका कलर ऐसा है तो इसका भी कलर एक जैसी उसको क्या करके रखा है, उसने बना के रखा है। नोटोकॉर्ड। अब जुनैनी हालत यानी एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये होता है कि वो जो एम्ब्रियो होता है उसकी पुष्ट पे यानी उसकी डॉर्सल साइड की तरफ एक सलाख नुमा सपोर्ट बनता है। अगर ये सलाख नुमा सपोर्ट कुछ जानदारों में है तो उन जानदारों को बोला जाता है कॉर्डेट्स। लेकिन अगर उनके एम्ब्रियो में ये सलाख नुमा सपोर्ट नहीं है, यानी ये नोटोकॉर्ड नहीं है, तो उनको बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स। दोबारा बात सुनिए, नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड ये एक सलाख नुमा यानी मजबूत सहारा है। और ये मजबूत सहारा एम्ब्रियो में कहाँ बनता है, उसकी पुष्ट पर, पीठ पर। ठीक है, अगर ये कुछ जानदारों में है तो उन जानदारों को बोला जाएगा कॉर्डेट, और जिन जानदारों में नहीं है उनको बोला जाएगा नॉन कॉर्डेट। सवाल ये आता है कि नोटोकॉर्ड के होने से और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। नोटोकॉर्ड के होने से और नहीं होने से फर्क ये पड़ता है कि एक तो ये है कि उनका जो जिस्म का शेप है वो बदल जाएगा, उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट, इरेक्ट, सीधी खड़े नहीं हो सकेगी। बात समझ रहे हैं, तो ये एक बड़ा फर्क है। अब जिनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होती है उनको आप कहते हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट की एक बड़ी मिसाल कौन है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट किसको कहते हैं, वर्टिब्रेट हम है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जो है ये जो रीढ़ की हड्डी है ये एक तरह का सपोर्ट है। इसी के साथ हमारे पास क्या बनी होती है, नोटोकॉर्ड बनी होती है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है। बस इतना याद रखना है कि जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है उनको बोला जाता है कॉर्डेट, और जिनके पास नहीं होती तो वो रेंगने वाले होते हैं। क्यों रेंगना होता है उनके रेंगने का, रेंगना, तैरना, ये उनकी मजबूरी होती है। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट बॉडी नहीं है, वो खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, मिसाल कौन है, मिसाल इसकी है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टोटल फाइलम कितने हैं, 11। 11 फाइलम कौन कौन से है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथ, एशहेल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये जो 11 नाम है इसको आपने याद रखना है ना। अब पूरा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इन स्ट्रक्चर में कौन कौन होते हैं उसका यहाँ पर एक खाका दिया हुआ है। इस खाके को अच्छी तरह से आप लिख के रखिए अपने पास, और अगर हो सके
तो ये जो खाका है, ये जो बनाया हुआ है, ये एनसीईआरटी की बुक में एकदम आखिरी सफ़े पर है और उसमें बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स भी है, दूसरे नुक्ते नुकात भी है, तो उसको आप अपने बुक में याद से लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है?